हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज तुम्हारे सामने हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं तुम्हें बताने वाला हूं इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने का बढ़िया, बेस्ट और मजेदार तरीका क्या हो सकता है। ऑल्दो मैं इंटीग्रल कैलकुलस एक बार पहले पढ़ा चुका हूं और दोबारा पढ़ाना होता, फिर वही सारी चीजें मुझे रिपीट करनी होती, उससे उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो मैंने सोचा बैठ के आराम से कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, क्या हम न्यू कर सकते हैं, क्या ऐसा अपडेट लेके आ सकते हैं इसमें। तो मैं एक ऐसी चीज आज तुम्हें बताने वाला हूं जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इंटीग्रल कैलकुलस, डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, कुछ भी पढ़ रहे हो भाई, तुम्हारा हो जाने वाला है गारंटीड, पक्का। क्यों? मैं इंटीग्रल कैलकुलस में, अगर वैसे तो ये अप्लाइड का टॉपिक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बट मैं तुम्हें जैसे बताने वाला हूं, अगर वैसे तुमने कर लिया मजा आ जाएगा तुम्हें। सबसे पहली चीज हम क्या सीखे फिर इसमें, सबसे पहले तुम्हें ग्राफ के बारे में सीखना है। तुम इंटीग्रल कैलकुलस में पहले इंटीग्रेशन पर जंप करो, उससे पहले भाई ग्राफ के बारे में सीख लो। मैं पूरी ग्राफ थ्योरी सीखने को नहीं कह रहा हूं तुम्हें, मतलब एटलीस्ट पता तो ना ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, है ना। हमें 2D के बारे में 2D ग्राफ प्लॉटिंग आनी चाहिए, हमें 3D ग्राफ प्लॉटिंग आनी चाहिए, हमें कॉनिक सेक्शन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? कॉनिक में हमारे पास सर्कल आ जाएगा, सर्कल, फिर हमारे पास हाइपरबोला आ जाएगा, फिर हमारे पास पैराबोला आ जाएगा, और लास्ट हमारे पास क्या होता है? लास्ट हमारे पास है एलिप्स। इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इनके डायग्राम्स पता होने चाहिए। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, बेसिक चीजें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और भाई उसके बाद तो अनपैरेलल हो जाओगे तुम, अनलाइक यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट जो कि फेल हो जाता है स्फेरिकल शेप में, बताएंगे उसके बारे में भी। स्फेयर पे अगर तुम ड्रॉ करते हो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को, मतलब दो पैरेलल लाइन के नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, उसने बताया था, बट हो जाती हैं अगर स्फेरिकल शेप हो। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, ठीक है। 2D में हमें दो चीजें जाननी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा हमें जानना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन मतलब x, y और पोलर मतलब r, थीटा। बात समझ आ रही? 3D में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन चीजें आ जाती। 3D में हमारे पास तीन चीजें आ जाती। सबसे पहला कार्टेशियन में क्या आता है? x, y, z, समझ आया। दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं कार्टेशियन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, जिसमें आता है r, थीटा और फाई, ऐसा कुछ। तीसरा हमारे पास आता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। क्या आता है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हमारे पास आता है r, थीटा एंड z, समझा? r, थीटा एंड z, मतलब ऐसे ही समझ लो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स ही यहां के हैं, जिनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है 3D में। कार्टेशियन तो कार्टेशियन ही रहता है, ठीक है। पोलर के मैंने दो पार्ट कर दिए। इसके अलावा भी होते हैं यार एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट्स और पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स, हमें नहीं जाना है इतना डीप। पता क्यों? क्योंकि भाई पहले ये तो सीखे ना, उसके बाद ही तो एडवांस चीजें सीखेंगे। तुमने रिचर्ड फाइनमैन का अगर नाम कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है ये। हाँ, इन्होंने कहा था अगर तुम बहुत एडवांस चीजें, तुम किसी चीज में रिसर्च करना चाहते हो, तो पहले जो हो चुका है काम उसको अच्छी तरह स्टडी कर लो। इसलिए तो हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो पहले इसको तो स्टडी कर लें, उसके बाद इलिप्टिकल कोऑर्डिनेट्स और जनरल कोऑर्डिनेट्स को भी डिस्क्राइब कर लेंगे, जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। जनरल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी स्टडी कर लेंगे। बट पहले हमें बेसिक तो आना चाहिए ना, समझ रहे हो? पहले हमें बेसिक तो है। मैं इसकी भी थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा, इसकी भी थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी, ठीक है। बट उससे पहले ये तो कर लें, समझ पा रहे हो? इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या पढ़ना है, हमने नॉलेज ले लिया इन सारी चीजों की, उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। अब इंटीग्रेशन हमारे को तीन टाइप की बेसिक सीखनी है। एक हमारे पास वही डेफिनेट इंडेफिनेट, मतलब ऐसे समझ लो समेशन से इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं, वो सम करने वाला मेथड, वो जो बेसिक हमने सीखा, इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, है ना। इसके बाद यहीं रुकेंगे नहीं, इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा रीमान इंटीग्रेशन क्या होती है। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ग्राफ देखेंगे, बस ग्राफ सीखेंगे। यहां मेनली हम क्या करते हैं, समेशन से इंटीग्रेशन पे जाते हैं। मतलब ऐसे समझ लो
मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा करना चाहते हैं इसको, अगर मैं यहां पे नहीं भी लिखूं, ऐसे सिंपल समझ लो कि हम डिफरेंशिएशन का उल्टा करते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन लिखी हुई है और उससे इंटीग्रेशन पे जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं हम यहां पे फर्स्ट मेथड में। दूसरा रीमान इंटीग्रेशन, कि इस मेथड का यूज करके हमेशा तो तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे, है ना, तो उसके लिए हमारे पास रीमान इंटीग्रेशन होता है। लेकिन मतलब ये वाला मेथड तब यूज कर सकते हो जब तुम ग्राफ प्लॉट कर सको, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम हर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सको, ये तो जरूरी नहीं है। तो वो इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा, और इसमें इंटीग्रेबिलिटी की भी बात नहीं हो पाती है ना, कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। डोंट वरी, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा प्योर मैथमेटिक्स में, लेकिन तुम्हें एकदम टेस्ट पता लग जाएगा रीमान इंटीग्रेशन होती क्या है। उसके बाद भी हमारे पास रीमान इंटीग्रेशन आती है। रीमान इंटीग्रेशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, मेजर थ्योरी। मैं ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, बट जितने हमारे काम का उतना तो मैं सिखाऊंगा। यहां पे लेबिगियन इंटीग्रल आने वाला है, एक और चीज आती है यहां पे, एल इंटीग्रल बोल देते हैं क्योंकि उसके स्पेलिंग मेरे को नहीं याद है। अरे यार बहुत मुश्किल है यार, LEBSUESEEE पता नहीं क्या, मतलब एल इंटीग्रल, लेबिगियन इंटीग्रल बोलते हैं उसे, मेरे प्रोनाउंसिएशन आती है। तो ये हमारे पास यहां पे हम मेजर थ्योरी में थोड़ा सा सीखने वाले हैं, एटलीस्ट बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में ये होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन भी हमारे पास अब आएंगे। हमने जब इंटीग्रेशन सीख ली होगी कि इंटीग्रेशन होती क्या है, मुझे यहां पे इंटीग्रेशन की जगह लिख देना चाहिए था इंटीग्रेबिलिटी, हम सीखने वाले हैं यहां पे मेनली इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन सीखने वाले, रीमान इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। अब इंटीग्रेशन कितने टाइप की होती है, एक तो 1D होती है, हाँ, एक होती है हमारे पास 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन। 1D में यही सारा कुछ आ जाएगा दोबारा से। 2D में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो चीजें आने वाली। 2D भी इसको नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसे बोलना चाहिए सिंगल इंटीग्रल, सिंगल जस्ट लाइक अस, एटलीस्ट लाइक मी, सिंगल बाय बर्थ। तो एक होती है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन और एक हमारे पास होती है ट्रिपल इंटीग्रेशन। अगर हम डबल इंटीग्रेशन में देखें, दो चीजें हमें यहां पे करनी होती है। एक चेंज ऑफ वेरिएबल, मतलब कभी कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना क्वेश्चन को भाई बहुत मुश्किल होता है, बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल आता है। दूसरा हमारे पास एक आता है चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर कभी कभी क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो dx dy और यहां पे कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, अगर तुम dx के रिस्पेक्ट में पहले करोगे तो भाई जान निकल जाएगी, सॉल्व ही नहीं होगा वो इंटीग्रेशन, हमें नहीं पता होगा कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूं, dy को पहले dx को बाद में, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए हमें थोड़े न्यू कंसेप्ट सीखने होंगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं dy को पहले लिख दिया dx को बाद में लिख दिया वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे कंसेप्ट सीखने होंगे। और यहीं पे हमारे पास इसी में ही डबल इंटीग्रेशन में एक चीज सिखाऊंगा, जब भी हम चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे पास एक न्यू चीज आती है जिसको बोलते हैं जैकोबियन। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए हमारे पास एक चीज आती है ऐसा कुछ, dr d थीटा। फॉर एग्जांपल मैं कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाना चाहता हूं तो हमारे पास यहां पे एक चीज आएगी जिसे बोलते हैं जैकोबियन, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए। फिर आता है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होने वाली है। यहां पे हम थोड़ी सी चीजें पढ़ लेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तुमने अपनी 12th क्लास में पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन x dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। फिर यहां पे डेंसिटी का यूज ले लेते हैं। और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो I होता है r स्क्वायर इंटू dm या फिर x स्क्वायर इंटू dm। अब तुम खुद ही समझ पा रहे हो 3D में हुआ तो 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, एक Ix, Iy, Iz। ऐसे यहां पे भी 3 इक्वेशन बन जाएंगी, x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास। यहां पे x y z चेंज हो जाएंगे। यहां तुम्हें डेंसिटी का मतलब बताएंगे, ट्रिपल इंटीग्रल में आ जाता है, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रल में से निकल के ये चीजें आ जाती हैं, समझ पा रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। यहां पे सेंटर ऑफ मास वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास आता है, इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद रिवॉल्यूशन के बारे में, कि अगर तुम्हारे पास एक कर्व है, कर्व अगर घूमी, कर्व अगर घूमी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाथ को अपने ऐसे घुमा दिया तो एक ऐसी शेप बन रही है, ये बन रही है कोन टाइप की शेप। तो कोन का सरफेस भी होगा, तो एक होता है सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, और एक हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो एक सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, एक वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें हम यहां पर करने वाले हैं, एक बार देख सकते हैं। एंड दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू डू, समझ गए।
बढ़िया। तो ये चीज हमारे पास पूरी की पूरी एक पिक्चर रहती है, ये हम करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। बट उससे पहले ये जो पार्ट है हमारे पास, ये बेसिक बनाने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा हल्का सा पढ़ेंगे, यहां पे ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। यही हमारे पास मेन इंटीग्रल कैलकुलस होती है जो मैंने यहां लिखी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।